गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 कृषि एग्रीकल्चर चैप्टर का मानचित्र कार्य जानेंगे। और आपको पहले ये जान लेना है कि इस चैप्टर में जो भी मानचित्र कार्य आपसे पूछा जाएगा वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा, यानी कि आपको पहले से ही मानचित्र में कोई भी चीज़ जैसे चावल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र या गन्ने का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य, इसी तरह से जो है आपको पहले से दिखाया गया रहेगा। उसमें से सिर्फ आपको पहचानना है कि ये कौन सी जगह है और किस फसल के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले जो है कि चावल की बात की जाती है, तो चावल आपको पता है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानों में, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान जो हैं उसमें देखिए जो प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है। यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, ये देख रहे हैं आप। इसके बाद देखिए ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है, इधर झारखंड, उड़ीसा वाला हिस्सा है ये। और इधर आप डेल्टाई जो क्षेत्र हैं उसको भी देख लीजिए, थोड़ा नीचे डेल्टाई क्षेत्रों में ये पूरा का पूरा इलाका आता है, ये जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और कुछ गौण उत्पादक क्षेत्र हैं जो कि आपको नक्शे में दिए गए हैं, लेकिन वो मानचित्रकार में नहीं आएंगे। इसके बाद जो है गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो गेहूं का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का मैदान। ये गंगा और सतलुज का जो मैदानी हिस्सा है, ये जो है गेहूं के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अब इसमें आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन से राज्य हैं। ये है पंजाब है, ये उत्तरी राजस्थान है, ये हरियाणा है, इधर जो है उत्तराखंड है। अब फिर राज्यवार देखेंगे तो और भी राज्य हैं, जिसमें ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है वो है। ये प्रमुख जो है कि गेहूं के उत्पादक क्षेत्र हैं। और गौण उत्पादक क्षेत्रों में आपका ये पूर्वी यूपी और बिहार का उत्तरी हिस्सा आता है, जो कि मानचित्रकार में नहीं आएगा। और गेहूं उत्पादक क्षेत्र जो है दक्षिण भारत में आप पाएंगे कि नहीं के बराबर हैं। सिर्फ महाराष्ट्र तक दिखाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में गेहूं का उत्पादन थोड़ा होता है। इसके बाद जो प्रश्न बनता है वह है कि गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप सीधे इसका उत्तर चूँकि जानेंगे तो बता देंगे कि उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। और इसके बाद बारी आती है महाराष्ट्र की, जो कि यहाँ पर है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये गन्ने के उत्पादन का क्षेत्र है। अब चाय की बात आती है कि चाय उत्पादक सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, यानी उन राज्यों का नाम बताइए जो कि चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा तो चाय का उत्पादन आसाम में होता है। तो आसाम प्रमुख रूप से आपको जानना है कि आसाम जो है ये चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। टी, इसको देख लीजिए, ये टी है, चाय के उत्पादन के लिए ये जाना जाता है। और इसके अलावा जो है पश्चिम बंगाल भी है, जो कि उतना आपको मानचित्रकार के हिसाब से ध्यान नहीं देना है। तमिलनाडु भी है और केरल भी है। और फिर आता है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कर्नाटक है, यहाँ पर जो है कॉफ़ी सबसे
ज़्यादा उगाई जाती है। काफ़ी इसके अलावा केरल में भी उगाई जाती है, लेकिन ये जो है कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तमिलनाडु भी है, लेकिन कर्नाटक आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बारी आती है रबर, जो कि भारत का 90% जो रबर है वो केरल में ही पैदा होता है। ये ध्यान दीजिएगा, केरल है ये रबर के लिए जाना जाता है, केरल। और केरल के अलावा तमिलनाडु भी है, लेकिन तमिलनाडु को आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर इसके बाद कॉटन की बात आती है, तो कॉटन उत्पादन में 2 प्रमुख राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा। कॉटन उत्पादन में 2 प्रमुख राज्य हैं, कभी एक पहले नंबर पर हो जाता है, कभी दूसरा पहले नंबर पर हो जाता है। तो गुजरात जो है कि कॉटन के लिए जाना जाता है, ये कॉटन के लिए जाना जाता है गुजरात। तो गुजरात को आपको याद रखना है ये। और दूसरा है महाराष्ट्र भी जो है कॉटन के उत्पादन में कभी कभी गुजरात को भी पीछे छोड़कर नंबर 1 हो जाता है, लेकिन आज के दौर में गुजरात जो है फर्स्ट पर है। ये नंबर 1 रैंकिंग इसकी है गुजरात की। फिर इसके बाद बारी आती है जूट की। जूट का उत्पादक कौन है वो भी आपको नक्शे में दिखा रहेगा। तो जूट के उत्पादन में सबसे जो पहला है वो है पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल, ये आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल को। और इसके अलावा जो है कि बिहार भी है, असम है, उड़ीसा है, मेघालय है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है सर्व प्रमुख है। तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, शुगर केन गन्ने के लिए जो है आपको उत्तर प्रदेश को दिखाना है। कॉफ़ी के लिए जो है कर्नाटक दिखाना है। रबर के लिए केरल, कॉटन के लिए जो है गुजरात, ये है। महाराष्ट्र को भी आपको याद रखना है, महाराष्ट्र को भी। और जूट के लिए पश्चिम बंगाल को याद रखना है। अब बच्चों हम लोग आते हैं, ये तो मानचित्रकार है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। हालांकि हमें पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रश्न उत्तर हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे प्रश्न है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो संस्थागत जो सुधार हैं उसमें जोतों की चकबंदी है, ज़मींदारी प्रथा की समाप्ति है, अधिक उपज देने वाले बीजों के द्वारा हरित क्रांति है, पशुओं की नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाना, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान करना, किसानों को कम दर पर ऋण दिलाने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना करना, किसानों के लाभ के लिए किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना शुरू करना, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर विशेष किसान कार्यक्रम प्रसारित किया जाना, किसानों को दलालों के शोषण बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य की घोषणा करना और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की घोषणा भी सरकार द्वारा करना। ये जो है कि कुल मिला के 10, हालांकि आपको पढ़ाते वक्त सब बताए गए हैं, लेकिन इसको आपको पॉइंट वाइज कुल मिला के 10 संस्थागत सुधार लिखने हैं या जानने हैं। फिर इसके बाद प्रश्न है कि दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है,
तो क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे देश के जो 60 करोड़ लोग हैं वो लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं, और इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर ही ज़मीन आती है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश करनी होगी, नहीं तो खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा और किसानों की स्थिति दयनीय हो जाएगी। तो ये जो है कि आपको, चूँकि खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। और एक और प्रश्न है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम या उपाय क्या हैं, ये बताइए। तो आपको वही जो पहला प्रश्न आपको जो है जो बताया गया है वही उत्तर लगभग इसका भी होगा। फिर इसके बाद भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो टिप्पणी लिखेंगे तो कुछ अच्छे प्रभावों की चर्चा करेंगे आप। तो जो अच्छे प्रभाव हैं उसको समझ लीजिए कि वैश्वीकरण का क्या अच्छा प्रभाव पड़ा। कि पहला अच्छा प्रभाव है कि भारत दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी ज़रूरत का सामान, जो अन्य सामान है, उसको खरीद सकता है। विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीज़ों का अधिक उत्पादन होने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टिकने के लिए किसानों ने उत्पादन का गुणवत्ता व स्तर बढ़ाने की कोशिश की है, और वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीज़ों को दूसरे देशों को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। और कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से बहुत देशों से में जो नई नई चीज़ों की पैदावार होने लगी है, जो पहले संभव नहीं थी, वो वैश्वीकरण के ही कारण संभव हो चुकी है। कुछ बुरे परिणाम भी आपको समझने हैं कि बुरा परिणाम इसका क्या हो सकता है वैश्वीकरण का। तो बुरे परिणाम में आप देखेंगे कि विश्व के धनी देशों ने विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुएं बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी, जिससे कि जो विकासशील देश हैं उनके किसान उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और कृषि का काम छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं या कृषि का काम छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। फिर जो है इसका और भी बुरा प्रभाव है कि विश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो है, कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते हैं। कृषि के वैश्वीकरण ने व्यापारिक कृषि को बढ़ावा दिया है। किसानों ने वही वस्तु पैदा की जिसकी बाज़ार में मांग थी, न कि जनता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। कृषि के वैश्वीकरण के कारण ही भारत को लंबे समय तक ब्रिटेन का उपनिवेश बनकर कृषि पर अतिरिक्त बोझ को वहन करना पड़ा। ये जो है कि कुछ बुरे प्रभाव हैं। और फिर इसके बाद प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। तो इसमें जो है आपको मैंने पहले बता दिया है कि भौगोलिक परिस्थितियाँ आपको तापमान, वर्षा, मिट्टी, ये सब जो है बताना है, और किन क्षेत्रों में जो है कि कौन सी फसलें पैदा हो रही हैं वो भी बताना है। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिसको आप अपने से कर लेंगे। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है आपका समाप्त होता है, और इस उम्मीद के साथ कि आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप कंप्लीट करेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।